हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आ चुके हैं 10th बोर्ड के लिए लेके आए हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि साइंस सब्जेक्ट से होने वाला है। हम लोगों के ये साइंस के विषय में बिहार बोर्ड के लेकर बहुत चिंताएं हो रही थी मन में, तो हमने सोचा कि बच्चों को एक ऐसा कैलकुलेशन दे दिया जाए जिससे कि परीक्षा में आसान पड़ जाए, आसानी हो देने में परीक्षा। हम लोग लगभग ये वीडियो में रहेंगे बने हुए 45 मिनट के आसपास रहेंगे, जिसमें हम ये कुछ मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हैं, कुछ लॉन्ग टाइप हैं। सारे क्वेश्चन का एक मतलब कलेक्शन लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो ठीक है, हम आज शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास को यहीं से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश जो होती हैं वो किरणें जो होती हैं उनकी वो गमन करती हैं किस दिशा में? तो वो सीधी दिशा में गमन करती हैं। कहीं आपने देखा होगा जो प्रकाश वक्र दिशा में नहीं जाती, सभी जगह प्रकाश सीधी आती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट यानी कि जो आप देखते होंगे, जो लाइट स्ट्रीट लाइट जो गली नुक्कड़ सब पे लगे होते हैं उसे सर्च लाइट कहते हैं। तो उसमें जो सतह होता है ना, परावर्तक सतह, वो अवतल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल वो तो आप सभी को मालूम ही होगी, 3 लाख प्रति किलोमीटर होता है। तो इसमें मीटर में आंसर है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि उत्तल लेंस एक जिसमें काल्पनिक वास्तविक सभी इमेज बन जाते हैं, इसीलिए उत्तल लेंस ठीक है। उत्तल में बस काल्पनिक बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल अथवा रेटिना बोल सकते हैं। मानव नेत्र में दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, क्योंकि हमारे नेत्र से हम कहीं तक भी देख सकते हैं, अनंत, जहां तक प्रकाश हमारे दृष्टि से होकर परावर्तित होकर देख सकते हैं हम वहां तक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, आप लोग को भी शायद याद ही होगा। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल हाइड्रो यानी जल होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ये भी तो आप लोगों को याद ही होगा, एम्पियर होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं बच्चों। रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर। आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन्हें एक मशीन द्वारा चेक किया जाता है बार बार ब्लड प्रेशर, उसे ही स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है पौधों में। निम्नलिखित में किसमें घुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तिलचट्टा में। देखो बच्चों, ये तिलचट्टा जो होता है ना, वो मतलब मानव की भांति ही ये सर्वाहारी होता है, सारे चीज खाता है ये भी। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, संयोजी उत्तक। अगर इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी कर दिया जाए, उत्तक की जगह दे दिया जाए तो कौन सा उत्तक? तो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होगा, समझे। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक ऐसा मतलब अमोनिया का प्रकार होता है यूरोक्रोम, जो मतलब पीला करता है उसे। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। केचुआ यानी वो नहीं, केचुआ जो मिट्टी के अंदर किसानों का जो मित्र होता है ना, वो वाला केचुआ। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत से। यूरिया मतलब यकृत से प्रवेश करती है हमारे रक्त में। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है डीडीटी। ये भी डीडीटी होगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। उसके बाद लोहे का परमाणु संख्या Fe26 होता है। Fe लोहे का परमाणु संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या होता है 26। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? तो H2 गैस रिलीज होता है। जस्ता Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके फलस्वरूप H2 गैस मुक्त होती है इस अभिक्रिया में से। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे इसमें अभिक्रियाशील जो है वो Cu हैं Cu, क्योंकि सोना और चांदी तो बहुत कम अभिक्रियाशील है और पारा भी बहुत कम अभिक्रियाशील है। एक पारा, हाँ, पारा पे बात कर लिया जाए तो धातु में एक ऐसा है जो ये द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर। धातु में एक ऐसा यही है Hg, पारा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन यानी कि आप लोग जानते होंगे कि एनोड और कैथोड होता है, उसमें एनोड पर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है।
हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोकार्बन ये हो गया बी ऑप्शन। COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। COOH अम्ल कहते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ण में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है? सभी मतलब आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातुई गुण बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं क्षारीय धातु। पहले मतलब जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग है उसमें क्षारीय धातु पाए जाते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है उन्हें खासकर वो मतलब अपवहन करता है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। बच्चों देखो, ये इसके लिए हम एक मतलब बायोलॉजी में भी क्लास लेके आएंगे जिसमें भोजन श्वसन इस सब के बारे में पूरे मतलब लॉन्ग वीडियो के तौर पर आएंगे। वो भी कुछ कुछ ही दिनों के बाद वो भी हम लेके आ रहे हैं वीडियो। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण और मानव सांस लेती है ऑक्सीजन और पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण से जो है वही ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बच्चों, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो ग्वाइटर, गलकंड, घेंघा ये सभी रोग आयोडीन की कमी से होती हैं, इसलिए इसमें आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग भी याद कर लो हमारे साथ साथ ही, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, गलकंड, घेंघा ये सभी रोग होते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन होता है जो कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा। लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ पर अभी आप लोगों को ज़्यादा देखना है वो सब बताएं कमेंट में प्लीज़। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम जो होती है उसमें ऐच्छिक गतियों का आप अपने हिसाब से जो काम करते हैं उसे सेरिब्रम कंट्रोल करता है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मोलास्का समुदाय का प्राणी है। मोलास्का। मोलास्का एक ऐसा समूह है जिसमें घोंघा और पानीय जीव केचुआ जैसे ये सब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केचुआ। केचुआ उभयलिंगी है। केचुआ उभयलिंगी है। परागकोश होते हैं परागकण। परागकण, परागकोश में परागकण होते हैं बच्चों। फूल में जो होता है परागकोश, जो मेल फूल होते हैं ना उसमें परागकोश होता है और उसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं जो कि फल बनने में और बीज बनने में मदद करता है। इसी के कारण फल और बीज बनते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़े भिन्न होते हैं, XY और XX। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर जो होते हैं उन्हें उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है सभी होता है, कम उपयोग होता है, पुनः चक्रण होता है, पुनः उपयोग होता है, सभी होता है। जैसे कम उपयोग मतलब यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण रिसाइकल और पुनः उपयोग रीयूज, ये सभी जो आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। कुआं से हम लोग भूमिगत जल मतलब पीने लायक जो जल होता है उसके हम प्राप्ति करते हैं, इसलिए कुआं को भूमिगत जल का उदाहरण बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। अपचयन कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया वही होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश की किरणें फंस जाती हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय से पित्तरस स्रावित होता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति जो है वो वंशागत नहीं है। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा लक्षण वंशागत है तो ये आँख का रंग, चमड़ी का रंग,
शरीर का आकार, ये सब वंशागत लक्षण है। तो उनमें से याद रखिएगा आप लोग इस सब को भी कि वंशागत लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे चमड़ी का रंग, आँख का रंग, शरीर का आकार, ये सब वंशागत लक्षण है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो 18 है बच्चों। देखिए ऐसे इसमें बोल रहा है समूहों की संख्या, यानी कि कॉलम जो होते हैं वो 18 होते हैं। और इसी में बात कर दिया जाए यदि आवर्तों की, तो आवर्त 7 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज में। तो कार्बन के 6 हो गए, 6 आंसर 6। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जो कि एक उदासीन रहने से शुद्ध जल अच्छा होता है। किसी भी अम्लीय या क्षारीय जल पीने से हमारे पेट में पाचन की समस्या हो जाएगी, हमारे त्वचा रोग बढ़ने लगे, इसीलिए शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 ही होता है और वही पीना चाहिए हम लोगों को। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का। इसीलिए इस लाल रंग का उपयोग हम लोग ट्रैफिक लाइट, रेल के सिग्नल आदि में करते हैं। इसका प्रयोग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज्यादा होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आर के आधी होती है, तो इसीलिए 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगी। जस्ता का परमाणु संख्या, तो जस्ता Zn30 आप लोगों को मालूम ही होगा बच्चों। Zn इसका सिंबल होता है और 30 होता है इसका परमाणु संख्या। ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। ढोबिया सोडा यानी कि जो कपड़े धोने में अपमार्जक के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं ना, वो यही होता है Na2CO3 × 10H2O। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, निम्न, तो प्रबल क्षारक NaOH हो जाएगा इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रबल हमको यही लग रहा है प्रबल क्षार में। हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो हेमाटाइट तो लोहा का ही अयस्क है। हेमाटाइट लोहा के मुख्यतः 4 अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब और भी कुछ कुछ होते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है बच्चों। फेन उत्प्लावन विधि जो होता है उसी के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोग प्रैक्टिकल के लिए भी ये सब उत्प्लावन, फेन उत्प्लावन विधि ये सब थोड़ा याद रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सब पूछ सकता है आप लोगों को। वैसे ये भी कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों का प्रैक्टिकल जो होता है उसमें कॉपी देना पड़ता है या सर को पैसे दे देते हैं उससे हो जाता है, ये सब बता दीजिएगा थोड़ा कमेंट में। अभिक्रिया 2Zn + O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है ये, जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6। आप लोगों को अभी कुछ देर पहले हम एक वीडियो में बताए, मतलब इसी में बताए थे, जिसमें ग्लूकोज का आणविक सूत्र हम बता दिए थे, लेकिन अब आग भी गया क्वेश्चन में, C6H12O6 होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है बच्चों। ये अपना जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, इसलिए आयनित हो जाता है। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, तो लिथियम में एक ही होते हैं बच्चों बाह्यतम सेल में। रासायनिक अभिक्रिया CuO+M = Cu+H2O में H2 का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है बच्चों इसमें। और H2 का देख रहे हो, क्योंकि O से संयोग हो जाता है इसका H2 का, इसीलिए। नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों। जिसमें अवक्षेप के रूप में कुछ भी निर्माण हो जाए उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। वो जो दही जैसा पदार्थ बना वो चांदी का एक ऑक्साइड बन जाता है, इसीलिए वो अवक्षेप के रूप में होता है, जो पानी में डूबता नहीं है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच होता है, तो 7 ही होता है बच्चों, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो इस दोनों आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाएगी, और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है, 13, क्योंकि इसमें ये सब जो है ये अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया, लेकिन ये जो हो गया ये उदासीन हो गया। क्षार का इसमें एक ही है, 13। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए बच्चों, आप लोगों को हम ये बहुत ही VVI क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही, जो बोर्ड में लगभग 50% से तो ज़्यादा मिलेगा ही। आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, और हम लोगों को सपोर्ट करें।
आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर भी बहुत करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार। क्षार। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार। 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 विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। एनोड पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप तो इनमें सभी हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सभी हैं कार्बन के अपरूप। वैसे तो आप लोग को मतलब पढ़े ही होंगे चैप्टर में। कार्बन के अपरूप सभी हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सब। कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? COOH। कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक COOH है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? परमाणु संख्या माना गया है, क्योंकि इससे पहले जो थे वो जो अभी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे पहले सभी परमाणु द्रव्यमान पर कार्य करते थे, लेकिन इसने परमाणु संख्या पर कार्य किया, जो कि आगे चलकर सफल रहा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है, बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ जाती है। मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। वो जो गल्फर होता है, गल्फर से वो जल में घुले ऑक्सीजन होता है, उसे लेता है और उसी से उसका श्वसन होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण जो होता है उसी के द्वारा वो अपने अंदर गैस लेती हैं और छोड़ती हैं। फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है लैक्टिक द्वारा, लैक्टिमल द्वारा, लैक्टिमल द्वारा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को हम बताए थे, उपचयन अभिक्रिया होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। मेडुला जो होता है वो हृदय स्पंदन और श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। बहुत ही ये मेन पार्ट होता है बॉडी को चलाने के लिए, क्योंकि हृदय अगर स्पंदन बंद कर दे तो हमारे शरीर में रक्तचाप बहुत ही धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए मेडुला बहुत ही खास चीज है हमारे शरीर में। अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो यह हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रे का निर्माण कर लेता है। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। इसमें द्विलिंगी दिया हुआ है तो द्विलिंगी ही ठीक। अगर कहीं आपको उभयलिंगी लिखा मिल जाए तो वो भी सही है, उभयलिंगी। जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? तो डार्विन ने केंचुओं की भूमिका पर भी एक शोध किया था। आप लोगों को देखने के लिए बुक में भी मिल जाएगा कि जैव विवाद के अलावा डार्विन ने केंचुओं की भूमिका पर भी बहुत सारे शोध किए हैं। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ए बी जो होता है वो सबसे रक्त ले सकता है। वो क्या उसे बोलते हैं, भूल गए अभी। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किन से निर्मित होता है? तो प्रथम पोषी स्तर जो होता है उत्पादक से निर्मित होता है। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं वन। जैव विविधता वन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं हम लोगों को। जल संभर प्रवर्धन क्या है? मिट्टी और जल दोनों का प्रवर्धन। जल संभर प्रवर्धन मिट्टी और जल दोनों का प्रवर्धन है। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर पक्षी विहार है, जिसमें कि बहुत सारे जीवों को शरणागत दिया गया है। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को 80 तक पूरा करवा चुके हैं। अब आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को। कुछ आप लोगों के लिए हम लेके भी आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं वो भी आपको। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर हमारे वीडियो को इतना कीजिए कि सभी बच्चों का अच्छा हो जाए, सभी बच्चे मार्क अच्छा लेके आ सके। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से तो पक्का 50 क्वेश्चन लगभग आएंगे ही, बोर्ड में टकराएंगे। आप लोग परीक्षा भी दे के आएगा, उसके बाद भी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं मिला तो बताइएगा हमको कि सर नहीं मिला। ठीक है।